अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम जमील अहमद है और मैं ग्रैंड नॉलेज एकेडमी के चैनल से आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गाज़ लॉ। गाज़ लॉ क्या है और ये हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गाज़ लॉ हमारे पास कूलम लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी कूलम लॉ हमारे पास जो है वो पॉइंट चार्जेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये कूलम लॉ का लिमिटेशन है कि वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अगर कोई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो तो फिर उसके लिए हम कूलम लॉ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कूलम लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के पास एक प्लेट हो और उस पर चार्जेस हो और आप लोग कुछ डिस्टेंस पर, उस प्लेट से कुछ डिस्टेंस पर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग कूलम लॉ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर उस समय हम इस्तेमाल करेंगे गाज़ लॉ का। यानी गाज़ लॉ जो है ये कूलम लॉ का मॉडिफाइड हुआ फॉर्म है, यानी कूलम लॉ का जनरलाइज फॉर्म है। ये गाज़ एक जर्मन मैथमेटिशियन था, इसको हम गाज़ लॉ भी कह सकते हैं या गाज़ थ्योरम भी कह सकते हैं। ये असल में कूलम लॉ है लेकिन उसका मॉडिफाइड हुआ फॉर्म है जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो पॉइंट चार्जेस हो या चाहे वो एनी डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो सरफेस पर चार्जेस मौजूद हो या किसी और बॉडी पर मौजूद हो और उससे कुछ डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं तो हम गाज़ लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, गाज़ लॉ हमें क्या कहते हैं? गाज़ लॉ कहते हैं कि द नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught time the total charge enclosed by the surface। अगर हमारे पास एक स्फीयर है, एक क्लोज सरफेस है, कुल गाज़ लॉ का इस्तेमाल हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास एक क्लोज स्फीयर हो या क्लोज सरफेस हो, एनी शेप एनी ज्योमेट्री का सरफेस हो, लेकिन हमारे पास क्लोज सरफेस होनी चाहिए और जिसके अंदर हमने इस चार्ज को क्लोज किया है। और अगर हम चाहते हैं कि इस सरफेस पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फिर हम इसके लिए गाज़ लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाज़ लॉ हमें कहते हैं कि एक सरफेस है, उसके अंदर चार्ज इनक्लोज है, तो इस सरफेस के ऊपर जो टोटल फ्लक्स है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारे पास बराबर होगा 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। यानी इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज क्लोज हुआ है उसको अगर हम 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो उससे हमारे पास उस सरफेस के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास गाज़ लॉ है और अब हम इसको डिराइव करेंगे कि कैसे हम गाज़ लॉ को डिराइव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक स्फीयर है और जब हमारे पास सरफेस एरिया हो और वो नॉन यूनिफॉर्म हो या इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, तो किसी भी सरफेस एरिया के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं तो हम उस सरफेस एरिया को स्मॉल पीसेस में डिवाइड करते हैं। जैसे देख ले यहाँ पर ये एरिया स्मॉल डेल ए डिफरेंशियल एरिया है, इसी तरह मैं इसको डिवाइड करता जाऊंगा। डेल ए 1 हो जाएगा एंड सो ऑन, डेल ए 2 हो जाएगा एंड डेल ए 3 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं डिवाइड करता जाऊं अप टू डेल ए एन तक मैं कर सकता हूं। ये देख ले मैंने इस टोटल सरफेस एरिया को मैंने डिवाइड किया डेल ए 1, डेल ए 2, डेल ए 3, डेल ए 4 सो ऑन एंड डेल ए एन। अच्छा, अब हर एक सरफेस एरिया के लिए हम अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे। तो ये डिफरेंशियल एरिया जो है इसका जो डायरेक्शन है यानी इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो आउटवर्ड है। इस इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर सेंटर में है, तो इस चार्ज अगर हमने प्लस चार्ज लिया है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी आउटवर्ड है। यानी इस एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, यानी थीटा जो बन रहा है वो है 0 डिग्री। अच्छा, अगर हम इस डेल A1 के लिए फ्लक्स मालूम करना चाहे तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास है
उस A1 के लिए आ जाएगा फ्लक्स 1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट डिफरेंशियल एरिया A1। अच्छा, तो ये हमारे पास A1 हो जाएगा। अच्छा, डॉट को खत्म करने के लिए हमने cos थीटा लगाया और फिर थीटा की जगह हमने 0 डिग्री लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया का डायरेक्शन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो पैरेलल है, इसके बीच थीटा जो है वो है 0 और cos 0 हमारे पास जो है वो 1 के बराबर है। तो हमारे पास फ्लक्स 1 यानी स्मॉल एरिया डेल A1 का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारे पास आ जाएगा E1 डेल A1। इसी तरह अगर हम ये डेल A2 के लिए, डेल A3 के लिए एंड डेल A4 के लिए एंड डेल AN के लिए फाइंड कर ले तो हमारे पास आ जाएगा फ्लक्स 2 इज इक्वल टू E2 डेल A2, फ्लक्स 3 इज इक्वल टू E3 डेल A3 एंड सो ऑन, फ्लक्स N इज इक्वल टू EN डेल AN। अच्छा, इसी तरह हमने हर एक स्मॉल पीस के लिए जो है अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने मालूम किया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हर एक एरिया के लिए हमने E1, E2, E3 इस तरह यूज किया, लेकिन ये सरफेस जो है ये इस चार्ज से इक्वल फासले पर है। सरफेस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ चार्ज, तो हमारे पास इस पूरे सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू E4 एंड सो ऑन, En इज इक्वल टू E। यानी जितने भी E1, E2, E3 इन सब की जगह हम E लिखेंगे। हमारे पास इस सरफेस के ऊपर जो टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स वो हमारे पास स्मॉल एरिया की फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3 प्लस अप टू फ्लक्स N तक वो हम तमाम को जमा कर लेंगे, वो हमारे पास इस सरफेस का टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अच्छा, तो हमारे पास जो फ्लक्स 1 है वो E डेल A1, E1 की जगह मैंने E लिखा, फ्लक्स 2 हमारे पास E डेल A2 एंड फ्लक्स 3 हमारे पास E डेल A3 एंड सो ऑन, फ्लक्स N इज इक्वल टू E डेल AN। अच्छा, E सब में कॉमन है तो E को मैंने कॉमन कर लिया। यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में आ गया डेल A1, डेल A2, डेल A3 अप टू डेल AN। ये टोटल जो हमारे पास है, ये हमारे पास इस स्पेयर का जो है सरफेस एरिया है। तो हमारे पास E और ये तमाम के तमाम सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर आ गया। हमें मालूम है एरिया ऑफ स्पेयर जो है वो 4 पाई r स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास बराबर है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया जो है वो हमारे पास स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर के बराबर है। तो 4 पाई के साथ r स्क्वायर के साथ हमारे पास रह जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय Q हमारे पास कौन सा है, जो यहाँ पर स्फीयर के अंदर इनक्लोज है। तो हमारे पास जो गॉस लॉ आ गया, ये गॉस थ्योरम है, ये हमारे पास गॉस लॉ भी हम इसको कह सकते हैं। तो किसी भी सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस पे हम मालूम करना चाहते हैं, जो चार्ज इसका इनक्लोज हो उसको अगर हम 1 बाय एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अच्छा, इस लास्ट इक्वेशन से ये जाहिर होता है कि ये इक्वेशन हमें ये बता रहा है कि हमारे पास जो एरिया होगी, जो सरफेस होगा, वो किसी भी शेप का, किसी भी ज्योमेट्री का होगा, क्योंकि यहाँ पर शेप का जिक्र बिल्कुल नहीं है, जो सिर्फ परमिटिविटी अपनी स्पेस पे डिपेंड कर रहा है और चार्ज इनक्लोज पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ एक बात ये हमारे जहन में आ रहा है कि ये गॉस लॉ जो है ये हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त इसमें ये होनी चाहिए कि इसको हम क्लोज सरफेस पे अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये चार्ज हो और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए एक इमेजिनरी सरफेस लूंगा, तो उस इमेजिनरी सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने के लिए हम उस चार्ज के इर्द गिर्द एक हाइपोथेटिकल सरफेस लेते हैं जिसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। गॉसियन सरफेस यह हमारे पास रियल नहीं होता, ये इमेजिनरी होता है, लेकिन हम उस कैलकुलेशन को
तो करने के लिए हम ये सरफेस लेते हैं। तो गाजला हम किसी भी क्लोज सरफेस एरिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कुल मिला का जनरलाइज फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म है। अब भी इस क्लास में किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकता है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों की फिजिक्स कंसेप्ट स्ट्रांग बन जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।